हेलो एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड टॉक। मैं हूं नवीन सोनी। आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं और हमारे साथ जो गेस्ट होते हैं वो आपको बताते हैं सही टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज जिससे कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकें, वेल्थ भी बिल्ड कर सकें और अपने गोल्स को भी पूरा कर सकें। तो आज हमारे साथ हैं संदीप कुमार भुवानिया, जो कि डायरेक्टर हैं दीपम मार्केटिंग एंटरप्राइज के। संदीप जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताइए कि सबसे पहले जिस तरह का टाइम हम देख रहे हैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कहीं तो हम बाजार को बहुत गिरता हुआ देख रहे हैं, कहीं एकदम से बहुत चढ़ जाता है। अब लॉकडाउन की स्थिति फिर से आ रही है और इसकी वजह से इकोनॉमी का क्या होगा, बाजार उस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इस जो पूरी स्थिति को आप अगर आकलन करके देखें तो क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच नवीन जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको पिछले ज़्यादा नहीं, पिछले 20 साल के हिस्ट्री में अगर ले जाता हूँ मार्केट्स की, हम्म। वी हैव सीन दैट मार्केट्स हैव बीन अनप्रेडिक्टेबल थ्रू आउट। हम्म। 2001 में 9/11, सितंबर 9/11 की वजह से मार्केट्स टैंक। हम्म। उसके बाद कुछ ना कुछ नया इशू हर आप देखेंगे एवरेज में 2, 2.5, 3 साल में मार्केट में रहा। हम्म। हमने लीमन क्राइसिस देखा, हमने ब्रेग्जिट देखा, हम्म। हमने ग्रीस डिफॉल्ट देखा। हम्म। मतलब आप देखेंगे तो ये तो मार्केट का नेचर है। हम्म। Unpredictability of the markets and of the economies is a given. And any investor, we always advise them that, when you are investing in anything related to stock market, please take it as a given that the markets will be unpredictable. They will fall much more than you expect them to fall for some reason or the other. And at the same time, they may also rise. Just for example, today, the number of COVID cases as compared to last year are far higher. But the market is not reacting the way it was reacting the last year. Right. So now, अगले 1.5-2 साल में हो सकता है हमें कोई totally unimaginable चीज जो कि आज हम सोच भी नहीं सकते. Something will happen and the markets will again behave in a manner like they did in 2020 March. So, and this unpredictability and उसका जो reaction होता है market में, that offers a very good potential, a very good opportunity to the long-term investors to build their investments. And वो एक सबसे बड़ा क्या लीजिए एक ओकेजन होता है जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मार्केट में अपने लॉसेस लेकर के एक बार मार्केट से टेम्पररी बाहर भी हो जाते हैं. So this is the nature of the market, and I think this is necessarily not bad for a long-term investor. In fact, it presents a lot of opportunities to the long-term investors. तो शायद हम इसको थोड़ा सा क्रिकेट से कंपेयर कर सकते हैं, आईपीएल का जैसे आज का सीजन चल रहा है कि जैसे क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से बाजार में भी कुछ भी हो सकता है। अब क्रिकेट में आपके अच्छे बैट्समैन हैं, किसी दिन चलते हैं, किसी दिन नहीं चलते, या फिर बॉलर्स हैं वो किसी दिन चलते हैं या नहीं चलते। कोई अच्छी टीम है, उसका किसी दिन हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन किसी दिन उसका परफॉर्मेंस खराब भी हो जाता है। तो वही सब जो है उस खेल के रोमांच को बनाता है और ये यहाँ बाजार में इस सब से रिटर्न बनते हैं, क्योंकि अगर बाजार नीचे नहीं आएगा, आप कहीं नीचे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको ऊपर जाकर फायदा कमाने का मौका मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये जो मौके हैं इनको आपको सही तरीके से भुनाना है। ये एक तरह से हम जो संदीप जी की बात है उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। संदीप जी, एक जो सारी बात जाकर टिकती है वो टिकती है रिटर्न्स पर कि मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे। हर कोई यही जानने में इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन इतनी सारी कैटेगरीज हैं अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स में खास तौर से, तो कैसे आदमी फैक्टर करे इस सबको? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी सारी कैटेगरीज और विद इन ईच कैटेगरी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स। कैसे हम शॉर्टलिस्ट करें या कैसे इनफैक्ट पिन पॉइंट करें कि क्या करना है। मेरा इसमें थोड़ा सा मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा कि रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा गलत होंगे. ओके. We cannot be investing with a mindset of maximizing returns. Okay. मेरे एक्सपीरियंस में हमने जितने भी खराब एक्सपीरियंसेस अपने इन्वेस्टर्स का देखे हैं वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं सोचा कि उनको why do they want
to build wealth, why do they want to earn return? Ultimately that money has to be used for some purpose. So the sense of purpose hai, that is far more important, and that should come before your consideration of returns. Okay. Purpose क्या हो सकते हैं? Purpose बहुत long term हो सकते हैं, purpose medium term हो सकते हैं, purpose short term हो सकते हैं. So purpose combined with the tenure, with the duration, वो ही आपको हेल्प करेंगे शॉर्टलिस्ट करने में राइट कैटेगरी ऑफ स्कीम, एंड देन विद इन द राइट कैटेगरी ऑफ स्कीम द राइट पर्टिकुलर स्कीम. नॉर्मली हम लोग उल्टा चलते हैं. हम लोग पहले रिटर्न देखते हैं कि कौन सी स्कीम में रिटर्न ज्यादा आएगी, और जिस स्कीम में हम सोचते हैं कि रिटर्न ज्यादा आएगी, अगले साल 2 साल में वही स्कीम सबसे या वही कैटेगरी सबसे खराब परफॉर्म कर रही होती है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जब तक ये डेट का एग्जांपल है, लेकिन जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे, तो जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स थे या डायनेमिक बॉन्ड फंड्स थे या गिल्ड फंड्स थे, दे वर गिविंग सुपरलेटिव रिटर्न्स. लोगों ने उसकी पास्ट रिटर्न देख करके ये सोचा कि हम इसमें अब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जब इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट नियर द बॉटम थे. सो अगेन looking at only the returns, investing only for returns made them choose the wrong investment option. So this is what I say, that you have to put don't put the cart before the horse. Okay. Your choice of investment should be dependent on your purpose and how long you think you want to achieve that purpose. Then everything becomes very easy and very systematic. जी, और ये रिटर्न जो हैं ये काफी कई बार मिसलीडिंग हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पिछले रिटर्न देखे और वहां पर हो सकता है कि कोई एक सेक्टर किसी रीजन की वजह से चल रहा हो, या फिर स्कीम में जो कुछ खास इक्विटीज थी वो किसी रीजन की वजह से चली हो, लेकिन आगे चलकर दूसरी तरह के सेक्टर का टाइम आया हो सकता है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही रिटर्न दे पाए. और इसके अलावा जब तक आप ये फोकस नहीं करेंगे इस बात पर कि आपका जो गोल है वो क्या है, क्योंकि टाइम के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई स्कीम हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी हो, कोई स्कीम हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेटर हो, सेफ हो, और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वो रिस्की हो. हालांकि किसी कारण से वहां पर आपको अच्छे रिटर्न दिखे हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमेशा वैसा हो वो भी जरूरी नहीं है. तो ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी है. चलिए अब कैटेगरीज की शुरुआत करते हैं. डेट का आपने एक जरा सा यहाँ पर इशू छेड़ा, लेकिन इक्विटीज से शुरू करते हैं, क्योंकि इक्विटीज का जो स्फीयर है वो काफी बड़ा है, और ज्यादातर लोग इक्विटीज की तरफ देखते हैं खासतौर से वेल्थ बिल्ड करने के लिए, और वो भी लॉन्ग टर्म में. तो इक्विटीज में अगर हम लार्ज कैप की तरफ खासतौर से देखें तो अगर पिछले रिटर्न्स को थोड़ा सा बेंचमार्क करने की कोशिश करें लॉन्ग टर्म के गोल और पर्पस के साथ जोड़कर, ऐसा नहीं कि केवल रिटर्न्स पर ही फोकस करके, तो कैसे रिटर्न्स इन्होंने आमतौर पर दिए हैं, किस तरह के दायरे में इनके रिटर्न्स आमतौर पर आते हैं? तो जब मैं पास्ट रिटर्न्स की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर सबसे पहले, और ये चीज जो हमेशा याद रखने वाली है कि पास्ट रिटर्न एक्चुअली इररिलेवेंट हो जाते हैं हमारे लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए. और पास्ट रिटर्न्स और फ्यूचर रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क होगा ही होगा, होता ही होता है. तो हमें पास्ट रिटर्न्स ठीक है, कुछ बेसिस चाहिए हमें, लेकिन पास्ट रिटर्न को प्लीज मेरी सबको यही एडवाइस रहती है कि इसको एक्स्ट्रापोलेट ना किया जाए. लार्ज कैप स्कीम्स जो है, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ बड़ी कंपनियों में, जो कि टॉप की 50 या 100 कंपनियां में मोस्टली उनमें ही, उनके शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं. तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कंपनियां मैच्योर कंपनियां हैं. उनमें छोटी कंपनियों की तरह रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क कम है. लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से, जैसे पिछले साल हमने देखा, मार्केट अगर किसी वजह से ऊपर नीचे वॉलेटाइल होता है तो इनके रिटर्न्स भी वॉलेटाइल हो जाती हैं. पिछले 5 साल की एवरेज रिटर्न्स जो लार्ज कैप फंड्स की हैं वो करीब 12 से 13% एनुअल CAGR एवरेज रिटर्न रही है. ओके. इसका ये मतलब नहीं है कि हर साल हमको 12 से 13% रिटर्न मिली है. 5 साल का एवरेज 12 से 13% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये हमने देखा है. और अगर हम अपने
लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, तो इट वुड मेक सेंस कि आप सिमिलर रिटर्न एक्सपेक्ट करके फिर अपना बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुझे एक एक्स अमाउंट एक्यूमुलेट करना है अगर 8 साल में, तो क्या मैं 12% की ग्रोथ एज्यूम करके, एवरेज ग्रोथ एज्यूम करके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता हूँ? यस, दैट कैन बी डन। ओके, तो ये जो लॉन्ग टर्म है इसे ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स जो हैं वो कभी 20% भी हो सकते हैं, कभी 5% भी, और कभी नेगेटिव में भी जा सकते हैं, -10% भी हो सकते हैं। तो ये जो एवरेज रिटर्न की बात हो रही है, ये एक तरह से लॉन्ग टर्म में फिर भी होल्ड करती है। और दूसरी बात एक मुझे लगता है संदीप जी के, आप जो पुरानी परफॉर्मेंस देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं, वो ये है कि जो फंड मैनेजर है उसमें कितनी कैपेबिलिटी है रिटर्न्स निकाल के लाने की। और खास तौर से एक और चीज है कि आप जो बेंचमार्किंग करते हैं, जो रिटर्न्स का कंपैरिजन करते हैं, वो भी कई बार गलत स्कीम्स के साथ कर बैठते हैं या फिर गलत बेंचमार्क के साथ कर बैठते हैं। तो उस पर थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा नवीन जी कि ऐसे बहुत बार हमने प्रेस में भी कमेंट सुने हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी कहते हैं कि इक्विटी की रिटर्न जो है पीपीएफ से ज्यादा रही है, या मतलब दो अलग अलग तरह के ऑप्शंस को, दो अलग अलग एप्पल वर्सेस एप्पल नहीं करके एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर किया जाता है, विच इज रॉन्ग। और बेंचमार्क भी इसीलिए बनाया जाता है कि हमें ये पता रहे कि हम करेक्ट चीज को करेक्ट चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे लार्ज कैप फंड्स हैं, उनका बेंचमार्क नॉर्मली निफ्टी 100 या निफ्टी 50 रखा जाता है कि भाई अगर निफ्टी 20% बढ़ा या गिरा तो हमारा फंड 20% से कितना कम या ज्यादा बढ़ा या गिरा। तो वो बेंचमार्किंग है कि हम एब्सोल्यूट गिरा या बढ़ा उसको देखने की जगह पे हम ये देखें कि हमारा जो एक इंडेक्स है, जो बेंचमार्क है, उसके मुकाबले हमने कितना आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया। तो इसी तरह से हर कैटेगरी ऑफ स्कीम, इनफैक्ट जो हाइब्रिड स्कीम्स हैं उसमें एक बेंचमार्क भी हाइब्रिड लिया जाता है। डेट और इक्विटी दोनों के कंपोनेंट्स लेकर के बेंचमार्क क्रिएट किए जाते हैं। तो बेंचमार्क से ही हम स्कीम की रिटर्न कंपेयर करें, ना कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्कीम्स की रिटर्न को आपस में कंपेयर करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप लार्ज कैप का जो रिटर्न है वो कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल कैप के साथ या मिड कैप के साथ, क्योंकि कभी कभी क्या है कि मिड कैप जो है वो फ्लेवर में है, पहले नहीं चले अब चल पड़े, तो फिर आप कंपेयर करेंगे कि अरे मेरा जो लार्ज कैप फंड है वो तो चला नहीं। तो एक और चीज है संदीप जी कि आप रिटर्न का तो सोचते हैं, लेकिन डाउन साइड क्या है, वॉलेटिलिटी कितनी आपको फैक्टर करनी है, वो आमतौर पर लोग नहीं सोचते या उसके लिए तैयार नहीं होते, और इसके बारे में कोई बात भी ज्यादा नहीं करता। तो ये जो लार्ज कैप्स की हमने बात की है, उसमें नेगेटिव या डाउन साइड आपको कितनी अपने माइंड में रखनी चाहिए, कितना आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट करता हूँ, इस चीज के लिए बताता हूँ। अभी हमने बात करी कि पिछले 5 साल की लार्ज कैप की रिटर्न्स 12 से 13% एवरेज ईयरली रिटर्न रही। आज अगर मैं अप्रैल 2021 की जगह 2020 में बैठा होता और मैं 5 साल की लार्ज कैप की रिटर्न देख रहा होता, तो जो एवरेज एनुअल रिटर्न थी वो 1%। मतलब 2015 अप्रैल से 2020 अप्रैल तक लार्ज कैप कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो 1% एनुअल है, CAGR, जो आज 12% CAGR है। इसका ये मतलब है कि 2015 अप्रैल से 2020 अप्रैल तक वर्चुअली कोई रिटर्न नहीं मिली, आपका पैसा यूं का त्यों पड़ा रहा। जो का तो पड़ा रहा। बेसिकली 1 लाख रुपए का 1,05,000 बना 5 साल, राइट। और एक आध एग्जांपल और देता हूँ आपको। अप्रैल 19 से लेकर के अप्रैल 20 में यही लार्ज कैप कैटेगरी जो थी ये 24% डाउन थी। तो आप देख सकते हैं कितना वॉलेटाइल रिटर्न का पैटर्न है। अप्रैल 19 से अप्रैल 20 -24%, लेकिन अप्रैल 16 से अप्रैल 21 12% CAGR यानी एनुअल 12% एवरेज रिटर्न।
अप्रैल 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक 65% के रिटर्न। तो इसका मतलब कि हम लार्ज कैप इक्विटी हो चाहे कोई भी इक्विटी हो फॉर दैट मैटर, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी वी मे और वी विल सी up to 40% fall in the investment value at any time. That is possible. तो 40% जो है आपको एक तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इतने तक का जो नेगेटिव रिटर्न है, इतनी तक की जो गिरावट है आपके पोर्टफोलियो में, वो आ सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर लोग रिटर्न की तरफ, ऊपर की तरफ तो देखते हैं, लेकिन नीचे कितना गिर सकता है सब कुछ, वो नहीं देखते, उस पर ध्यान नहीं देते, और फिर बाद में या तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, या फिर अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने कुछ उसका इंतजाम नहीं करके रखा कि आपको अगर अचानक से पैसा चाहिए हो तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो ये भी एक पहलू है दूसरा, कि आपको अपनी जो दूसरी जरूरतें हैं उनको मैनेज करने के लिए भी इंतजाम करके रखना पड़ेगा। मिड कैप की बात करते हैं, चलिए संदीप जी। अब वहां पर हमने किस तरह के रिटर्न्स देखे हैं आमतौर पर, जो पिछले कुछ समय में, 5 साल ले लीजिए या फिर आपको जो भी पीरियड सही लगे। Again, past performance will not help us indicate anything about the future performance. हमने जो मिड कैप में रिटर्न्स देखी हैं 5 साल में या 10 साल में, वो करीब 15% के आसपास का एक नॉर्मल हम कह सकते हैं CAGR, 5 साल का हो या 10 साल का हो, हमने वो रिटर्न्स पीछे देखी हैं। इनफैक्ट कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जहां पे कि हमें 17% का CAGR पिछले 10 इयर्स के रिटर्न में मिला है, दिखा है। तो मिड कैप में पॉसिबिलिटी रहती है थोड़ा सा 1.5 से 2% CAGR आपका एनुअल रिटर्न हायर मिले। लॉन्गर द टर्म बेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउट परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द लार्ज कैप। ये हमने हिस्टोरिकली देखा है जी। लेकिन उसी तरह से वहां पर वॉलेटिलिटी या फिर रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि बड़ी जो कंपनियां, आपने जैसे कहा था कि एस्टेब्लिश्ड हैं, मैच्योर हैं, तो वहां पर उनकी जो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं या उनका जो फाइनेंशियल बैकअप है, उनका जो एक स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो भी ज्यादा है। तो मिड कैप में रिस्क जो है या डाउन साइड जो है, वो कितनी आपको सोचकर चलनी चाहिए? मैं इसका एक कंपैरिजन बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले साल 1 महीने में लार्ज कैप की रिटर्न -24% थी। उसी सेम पीरियड में मिड कैप की फंड -36%। मतलब 50% ज्यादा। एग्जैक्टली। तो मिड कैप में आपको 50% मोर वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू लार्ज कैप के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हमने एक साल में -60% देखा है और 1 महीने में -36% भी देखा है, जबकि उसी पीरियड में लार्ज कैप डाउन था, लेकिन उससे थोड़ा सा कम डाउन था। तो मिड कैप बाय द वेरी नेचर, बिकॉज दीज कंपनीज आर नॉट सो बिग, तो उनको प्रोबेबली उतने फंडिंग ऑप्शंस, उतने हर तरह के ऑप्शंस उनके पास कम होते हैं। तो दैट इज व्हाई दे आर इजियर टू गेट हिट व्हेन द डाउनटर्न हैपेंस। यहाँ पर जितना रिस्क है उतना रिटर्न है। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आपका पैसा ऐसा है जिसे आप रिस्क पर थोड़ा सा डाल सकते हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में, तो फिर आप वहां पर इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न्स के लिए एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि जो पहले के रिटर्न है, पास्ट रिटर्न्स हैं, वो कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न्स की। यानी आगे उसी तरह के रिटर्न्स मिलेंगे, वो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर किसी ने फ्यूचर देख लिया तो फिर तो वो भगवान हो गया, मतलब क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टन ही है। अब बात आते हैं थोड़ा सा स्मॉल कैप की तरफ करने के लिए। तो वहां पर जाहिर सी बात है, छोटी कंपनियां हैं, पोटेंशियल उनमें ज्यादा हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बैकअप और जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, वो भी कई लोगों को पता नहीं होती। तो ऐसे में वहां जो रिटर्न है, क्या उसी रिस्क है या उसी तरह का जो वॉलेटिलिटी है उसके कमेंसुरेट है?
कमेंसुरेट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 10 साल का होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि आपने ठीक बोला, छोटी कंपनीज में सबसे बड़ा एक हम लोगों को इशू जो पीछे देखने आया है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आया है। क्योंकि छोटी कंपनियां कम ट्रैक होती हैं, कुछ सिस्टम्स शायद उतने नहीं होते, तो कई बार प्रोमोटर की तरफ से क्या चल रहा है अंदर कंपनी में वो बाहर नॉलेज में नहीं होता। एंड ये तो बात पक्की है कि स्मॉल कैप कंपनीज को मिड कैप से भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग डाउन टर्न, बिकॉज उनके पास फंड रेजिंग ऑप्शंस या दूसरे तरह के ऑप्शंस कम रहते हैं। इनफैक्ट उनके प्रमोटर्स की कई बार होल्डिंग प्लेज्ड होती हैं और मार्जिन कॉल्स वगैरह आते हैं, तो वो होल्डिंग्स उनकी सडनली मार्केट में सेल हो जाती हैं। ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। लेकिन जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ऑन एन एवरेज ज्यादा होता है। तो आपने अगर 100 कंपनियां ली हैं तो हो सकता है कि 5 या 10 कंपनियां तो टोटली बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन उसमें से 10-15 कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो ह्यूमंगस ट्रिमेंडस रिटर्न देके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न को बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जी फ्लेक्सी कैप की तरफ थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि हमने एक ब्रॉडर तरीके से इक्विटीज को कवर कर लिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, लेकिन एक कैटेगरी फ्लेक्सी कैप भी है जहां पर थोड़ा सा हम रैशनल भी समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा इक्विटीज में और किस तरह की इक्विटीज में। थोड़ा सा उसका रैशनल हमें समझाइए और ये बताइए कि वहां पर कैसे रिटर्न हमने देखे। मैं थोड़ा सा रिसेंट हिस्ट्री है। नवंबर 2020 में सेबी ने ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी थी फ्लेक्सी कैप फंड्स की। फ्लेक्सी कैप स्कीम्स का सिर्फ इतना मैंडेट है कि मिनिमम 65% जो है वो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट रखना है। ओके। अब वो 65% मिनिमम है और उसके अलावा आप उसका कितना पोर्शन लार्ज कैप में रखें, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, ये टोटली फंड मैनेजर की कॉल है। ओके। इसके तो पहले मल्टी कैप फंड्स होते थे जी, लेकिन सितंबर में सेबी ने मल्टी कैप फंड्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपको मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में रखना है। तो इसी वजह से नवंबर में एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई, फ्लेक्सी कैप। तो पहले का मल्टी कैप, सितंबर 20 के पहले का मल्टी कैप और नवंबर 20 के बाद का फ्लेक्सी कैप मोर और लेस सिमिलर मैंडेट है। खाली अब 2 अलग अलग कैटेगरीज हो गई है, मल्टी कैप अलग हो गया और फ्लेक्सी कैप अलग हो गया। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में हमारे पास फंड मैनेजर के पास टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहे तो लार्ज कैप ज्यादा ले सकते हैं, चाहे तो मिड कैप, चाहे तो स्मॉल कैप, डिपेंडिंग कि उनको क्या जजमेंट लग रहा है मार्केट में। तो एज अ रिजल्ट इसमें थोड़ी लार्ज कैप के मुकाबले वॉलेटिलिटी ज्यादा मिल सकती है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले वॉलेटिलिटी कम रहते हुए उस तरह की रिटर्न का पॉसिबिलिटी बन जाती है लॉन्ग टर्म में। ओके। सो दैट ये इज जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको जी बेटर रिटर्न्स बाजार के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से वो पाने के लिए आपको एक तरह से एनेबल करती है। अब बाकी आगे फंड मैनेजर की कॉल है कि वो लार्ज कैप को ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं या फिर मिड कैप को ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। तो एक एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें, दायरा क्या है इनका? एवरेज रिटर्न इसकी समझ लीजिए जैसे लार्ज कैप का हमने 12 से 13% देखा है, इसका रफली 13 से 14% का 5 ईयर का एवरेज रिटर्न हम हमने देखा है पीछे। ओके। और इसी में कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनकी रिटर्न करीब 16 से 17% रही है 5 ईयर की एवरेज। और डाउन साइड की बात करें तो वो कहाँ तक दिखती है इनमें? तो डाउन साइड इसकी देखिए लार्ज कैप से थोड़ी ज्यादा रहेगी और मिड कैप से थोड़ी सी कम रहेगी, बिकॉज इसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि हम कोई भी कैटेगरी चूज करें शेयर मार्केट से रिलेटेड इक्विटी फंड्स की, हमें माइंड में 40 to 50% डाउन साइड एट एनी टाइम, सडन डाउन साइड, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नहीं तो जब वो डाउन साइड आती है उस टाइम पे पैनिक में गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं।
अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे 40 to 50% डाउन साइड इन द इन्वेस्टेड कैपिटल, तो देन वी विल नॉट पैनिक एंड वी विल लेट दैट टाइम पास। और ये तो बहुत अच्छे से पिछले साल ने दिखाई दिया, क्योंकि पिछले साल मार्च में अगर हम देखें जिस तरह का भूकंप आया था बाजार में, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन के और सब जो भी सरकार ने कदम उठाए थे, उसके बाद इकोनॉमी की जो हालत हुई, उसे बाजार ने रीड किया, पहले से उस पर रिएक्ट किया। तो वहां पर हमने देख ही लिया कि 40-50% की डाउनसाइड जो आप कह रहे हैं कि सडनली आ सकती है, 3-4 दिन में, एक हफ्ते में भी हो सकती है। तो वो पिछली बाजार ने सिखा दी कि ये भी एक चीज होती है। एक और कैटेगरी है, वो है बैलेंस एडवांटेज। ये थोड़ा अब ऐसा लगता है कि पॉपुलर हो रही है। इसके रैशनल के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होती है इस स्कीम में, और फिर उसके बारे में हम रिटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे। जी, ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी हो गई है, स्पेशली पिछले 3-4 सालों में। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, नॉर्मली अगर हम किसी से बात करें, कोई इन्वेस्टर से या किसी एक्सपर्ट से, तो सजेस्ट यही होता है कि जब मार्केट गिरे उस टाइम पे आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और जब मार्केट एक्सुबरेंट हो जाए, एक अपना ओवर वैल्यूड हो जाए, तो उस टाइम पे मार्केट से निकल जाइए या निकलना शुरू कर लीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग अपने डे टू डे वर्क में इन्वेस्टर्स बिजी हैं, और कई बार शायद जैसे पिछले साल अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उस टाइम पे एक हिम्मत नहीं पड़ती मार्केट डाउन के टाइम पे आपको पैसा और इन्वेस्ट करने की मार्केट में। बिल्कुल। ये जो कैटेगरी है, ये इन सब चैलेंजेस को ऑटोमेटिक दूर कर देती है। नॉर्मली दिस कैटेगरी विच इज कॉल्ड डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी ऑल्सो, तो दे फॉलो अ मॉडल। हर एक का अपना अपना अलग अलग मॉडल हो सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, द मॉडल थ्रोज अप कि ओके, टुडे द इक्विटी एलोकेशन शुड बी दिस मच परसेंटेज। ओके। मार्केट अगर बढ़ती है तो वो इक्विटी एलोकेशन कम करने को सजेस्ट करता है, मार्केट अगर गिर जाती है तो वो इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के लिए सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मार्च में जब मार्केट बहुत तेजी से गिर रहे थे, मार्च और अप्रैल में, सारे बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी के जो फंड्स थे, उन्होंने इक्विटी एलोकेशन बढ़ा करके 60, 70, 80% कर दिया था अपने पोर्टफोलियो में। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है? जैसे फ्लेक्सी में एक लिमिट है 65% की, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है? यहाँ पे नॉर्मली फंड, डिफरेंट कंपनीज के फंड में थोड़ा बहुत मैंडेट का फर्क है, लेकिन इसमें एक मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन बताना चाहूंगा, हेज्ड इक्विटी और अनहेज्ड इक्विटी। ओके। हेज्ड इक्विटी होती है जहां पे कि जिसको हम अपने डे टू डे लैंग्वेज में मान लीजिए आर्बिट्राज कह लीजिए हमने, तो आर्बिट्राज प्लस अनहेज्ड इक्विटी मिला करके उसको 65% रखते हैं, जिससे कि टैक्सेशन इक्विटी का रहे। और जो हम इक्विटी एलोकेशन कम या ज्यादा करते हैं, वो बेसिकली अनहेज्ड इक्विटी का करते हैं, जो इक्विटी होल्डिंग है हमारी। तो फर्ज कीजिए हमने अनहेज्ड इक्विटी 40% है और आर्बिट्राज 25% रखा, तो टोटल हमारा 65% इक्विटी हो गया। लेकिन हमें मतलब है अनहेज्ड इक्विटी के पोर्शन से, जो कि कम ज्यादा होता है मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से। जी। और जैसा आप बता रहे थे कि इन्होंने पिछले साल में फॉर एग्जांपल अपना जो इक्विटी की तरफ एलोकेशन है वो बढ़ा दिया, और ऐसे ही जो अपॉर्चुनिटीज इनको पास में मिली होंगी वो इन्होंने उनका फायदा उठाया होगा, तो फिर उस हिसाब से तो रिटर्न्स भी इनके काफी बेहतर बनने चाहिए। रिटर्न्स बेहतर की जगह पे रिटर्न्स कम वॉलेटाइल रह करके, और जैसे 5 साल का एवरेज रिटर्न जो है वो समझ लीजिए 9 से 10% का CAGR है, एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न। क्योंकि आर्बिट्राज और डेट इसमें एक अच्छा खासा कंपोनेंट हो जाता है पोर्टफोलियो का, जिससे कि हमारी वॉलेटिलिटी कम रहे। तो इस तरह का जो कैटेगरी है वो बहुत सूटेबल है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, बशर्ते किसी का होराइजन 4 साल या उससे बड़ा हो, और वो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी फिर भी उनको टॉलरेट करनी पड़ेगी, और over a period of 4 to 5 years, they can expect a stable kind of a return, which is maybe about 2% higher than a fixed income return. But and in terms of downside में देखिए, अब
लास्ट ईयर फरवरी और मार्च के बीच में जब मार्केट गिरना शुरू हुई थी और इनका उस टाइम पे इक्विटी एलोकेशन जनरली 40-45% था बैलेंस एडवांटेज फंड्स की कैटेगरी में, तो हमने उस एक महीने में 25% डाउन साइड देखी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में डाउन साइड नहीं मिलेगी या वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, लेकिन इसीलिए आपका टाइम होराइजन कम से कम 4 साल का होना चाहिए, जिससे कि जो रीबैलेंसिंग है, जो फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग है, उसका इम्पैक्ट आते आते टाइम लगता है। तो वॉलेटिलिटी इसमें भी रहेगी, इसीलिए टाइम होराइजन जो है दैट इज वेरी क्रिटिकल कि 4-1 साल का कम से कम टाइम होराइजन रखा जाए। हाँ, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि 40% की एक डाउन साइड आपको लार्ज कैप या फिर मिड कैप में 50%, 60% तक की उम्मीद करके चलना चाहिए। तो इसमें आप कह रहे हैं कि कम होगी, क्योंकि आपका जो एलोकेशन है, जो आपका अनहेज्ड इक्विटी है या फिर हेज्ड इक्विटी है, उसका जो मिक्सचर है, उस हिसाब से बनता है। और खास तौर से जब गिरते बाजार में आप थोड़ा मौके इसमें तलाश के फायदा उठा सकते हैं, तो फिर आप उसी तरह से रिटर्न तो कम देखेंगे ही, लेकिन डाउन साइड भी कम देखेंगे। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। चलिए, अब बढ़ते हैं डेट की तरफ, क्योंकि डेट जो है वो आमतौर पर सेफ माना जाता है। एक एलोकेशन जो है आप बेशक कुछ इक्विटी के साथ मिक्स करके कर सकते हैं, लेकिन हम अब बात करते हैं जो प्योर डेट एलोकेशन है, या जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं उनकी। वहां पर अब रिटर्न्स की संभावनाएं क्या हैं, और कैसा हमने पास में देखा है? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डेट जो है वो इक्विटी से ज्यादा ट्रिकी है और इक्विटी से कम वॉलेटाइल नहीं है। सो ओके। ये एक जनरल परसेप्शन है। मेरे ख्याल से एक रिटेल इन्वेस्टर शायद बहुत बार हमने देखा है वो डेट को फिक्स्ड डिपॉजिट से के बराबर समझते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के दिन हमारे बैंक या कॉरपोरेट या कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आपको मार्क टू मार्केट देखने को नहीं मिलता। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपने बैंक में कुछ एफडी कराई है मान लीजिए साल भर की, तो वो आपको सर्टिफिकेट पे लिख के आ जाता है कि साल भर बाद आपको इतना अमाउंट मेच्योरिटी पे मिलेगा। राइट। लेकिन अगर यही एफडी ट्रेडेबल होती और इसका अगर डे टू डे मार्केट में रेट पब्लिश होता, तो आप देखते कि जो हमने एफडी 5 लाख की कराई है, कल उस एफडी की प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें उसको एग्जिट करना हो तो शायद 499 रह जाए या 5,01,000 हो जाए। जो डेट फंड्स हैं उनमें ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ट्रेडेबल होते हैं, इसीलिए उसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर और नीचे जाने से हमारी एनएवी चेंज होती रहती है। आज के दिन हम लोग प्रोबेबली ऐसे जगह बैठे हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट शायद और नीचे ना जाए, हो सकता है साल 6 महीने में ऊपर जाना शुरू कर दे। ऐसी सिचुएशन में डेट और भी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने शुरू होते हैं तो टेम्पररली आपको मार्क टू मार्केट की वजह से उसकी एनएवीज डाउन जाती हुई दिखेंगी। सो डेट में मेरा आज के सिनेरियो में ये मानना है कि अगर आपके पास 2-4-6 महीने का पैसा है पार्क करने के लिए, तो आपको बैंक एफडी या लिक्विड फंड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा ओके। रिटर्न्स में। और लॉन्ग टर्म डेट आज के दिन शायद सूटेबल नहीं है, क्योंकि साल 2 साल में जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे तो आपको एक वॉलेटिलिटी मिलेगी डेट में। सो अनटिल अनलेस कोई ऐसा इन्वेस्टर हो जो थोड़ा सा सैवी हो, वो जानता हो कि डेट में अगर मेरे पास अंडरलाइंग पेपर की मैच्योरिटी 3 साल की है और मुझे भी 3 साल का पैसा रखना है, तो इन बिटवीन की वॉलेटिलिटी शायद उतना मैटर नहीं करेगी अगर मैं एक्चुअल में होल्ड करता हूँ मैच्योरिटी। बट ये सब थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हो जाती हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर को हम लोग जनरली नहीं समझा पाते, और इसीलिए आज के दिन डेट अपार्ट फ्रॉम मे बी ओवरनाइट या लिक्विड के अलावा और वहां पे भी कोई खास एडवांटेज नहीं है एज कम्पेयर टू बैंक एफडीज। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन आपका जो फिक्स्ड इनकम का पैसा है
और साल 2 साल में भी चाहिए आपको, तो बैंक एफडी इज प्रोबेबली a better option, more safer option. ओके, चलिए उम्मीद ये करते हैं कि आज की जो हमारी बातचीत है उसे समझकर लोग अपने जो डिसीजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपना जो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर एसेट एलोकेशन की जब उनकी बात होगी अपने एडवाइजर के साथ, तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड टॉक को हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कमेंट्स हैं तो हमें लिखिए, हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ उन्हें डिस्कस करेंगे। बट फॉर टुडे वील वाइंड इट अप हियर। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।